नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स जोश चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी थीम है इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर वी जनरेट कंसेप्ट्स एंड किल ऑल डाउट्स। इसी कंसेप्ट के साथ चलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज का सब टॉपिक है ग्राफिकल स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स। ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिक्स में। ग्राफ से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। मैं बहुत ही जल्दी एक ग्राफ के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उससे आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफ्स विथ रेस्पेक्ट टू फिजिक्स समझ में आएगी। तो जब बनाऊं, जब भी बने, जब भी आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, उसे ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए हम ग्राफ को करते हैं स्टडी केवल काइनेमेटिक्स के एस्पेक्ट से, यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशंस और रेक्टिलिनियर मोशन। काइनेमेटिक्स में भी हमने क्या कर दिया, इसको अपने आप को कन्फाइंड कर दिया रेक्टिलिनियर मोशन के लिए। अब ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ में क्या है, हमें तीन चीजें दी होती है। सबसे पहले देखिए, कुछ चीजें थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं छोटा सा। ग्राफ में होता क्या क्या है, ये ग्राफ है। ग्राफ के अंदर क्या होंगे, दो वेरिएबल होंगे। पहला होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमेशा हम एक होगा जो नीचे लिया जाएगा, ठीक है। एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इसके अंदर ग्राफिकल स्ट्रक्चर होगी। कुछ भी, किसी भी तरह की, किसी भी शेप की हो सकती है, कैसे भी हो, वो ग्राफिकल स्ट्रक्चर होगी। उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। भाई वो उस फंक्शन को, यानी इन दोनों के फंक्शन क्या होता है दरअसल में, फंक्शन की सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि ये जो दो वेरिएबल्स है इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस रिलेशनशिप के द्वारा वो एक दूसरे से डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। उसी को फंक्शन बोलते हैं। तो ये फंक्शन होगा। अब इस फंक्शन और इस जो दोनों वेरिएबल है, इनके लिए हम हमेशा क्या करेंगे, जब भी ग्राफ को किसी को हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें दो चीजें ही आपको देखनी है। क्या है, फर्स्ट है स्लोप ऑफ ग्राफ। हमेशा जब भी आपको कोई ग्राफ होगा, स्लोप ऑफ ग्राफ आपको देखना ही है, ठीक है। और दूसरा है एरिया अंडर ग्राफ। ये दो पॉइंट होते हैं जो हमें क्या करते हैं, ग्राफ को इवेल्युएट करने में हेल्प करते हैं। जब भी आपको किसी को ग्राफ को इवेल्युएट करना है तो उसका स्लोप पे ध्यान देना है और उसके नीचे एरिया अंडर ग्राफ जो भी है, जो भी एरिया आ रहा है ग्राफ के नीचे, उससे हमें क्या फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो हमेशा दो पॉइंट से ही उसको स्टडी करना है। यहां भी हम इन्हीं दो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्टडी करेंगे। फर्स्ट एरिया अंडर ग्राफ और सेकंड स्लोप ऑफ द ग्राफ, ओके। और स्लोप ऑफ द ग्राफ को हम ध्यान से कहें तो dy बाई डी एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। dy बाई डी एक्स से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो आपका हो गया। और एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा, ज्यादातर मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद स्पेशल रिलेशनशिप। जो भी रिलेशनशिप है, जैसी भी है, उसके हिसाब से उनका आपस में इंटरेक्शन के द्वारा एरिया बनेगा, ठीक है। यानी स्लोप के अंदर ये चीजें हैं और उसके अंदर स्लोप और ग्राफ में दो है, स्लोप और एरिया पे हमारा कंसंट्रेशन होगा। अब आते हैं हम इसको रब करके, ये तो मैंने आपको सिंपल सा बता दिया, ग्राफिकल स्टडी करते वक्त किन पॉइंट पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले आते हैं रेक्टिलिनियर मोशन में। इनमें क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे तीन। फर्स्ट होगा डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वेलोसिटी, फोर्थ एक और मान लीजिए आप एक्सीलरेशन, एंड फिफ्थ एंड फाइनल लास्ट है टाइम। तो ध्यान से देखने पे हमें पता लगता है कि ये जो तीन हैं, क्या है, इन चारों के अंदर सिर्फ एक जो क्या ट्रूली इंडिपेंडेंट है, वो क्या है, टाइम। ये टाइम क्या है, ऐसा वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट है, जिसके ऊपर किसी का इफेक्ट, जिसका जोर नहीं चलता। समय सबसे बलवान, सुना ही है ना आपने, समय सबसे बलवान। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे समय वाकई में सबसे बलवान है, हमारी फिजिक्स में भी समय सबसे बलवान है। इस समय के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, इस टाइम को ही इंडिपेंडेंट, एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, ठीक है। जब भी हम ग्राफ बनाएंगे, ज्यादातर ग्राफ हमारे क्या होंगे, टाइम को इंडिपेंडेंट
वेरिएबल लेते हुए ही होंगे। कभी कभी हम क्या करेंगे, किसी और को भी ले सकते हैं, लेकिन उस वक्त वो क्या होंगे, वो ट्रू इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, क्योंकि वो है ही नहीं नीचे। जैसे वेलोसिटी को हमने नीचे ले लिया तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट है नहीं। पर ठीक है, बनते हैं उनके भी ग्राफ, उनकी भी ग्राफिकल स्टडी हो सकती है, लेकिन ट्रू इंडिपेंडेंट इज टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ में ग्राफ की स्टडी करनी है हमें। अब ध्यान से देखिए आप कैसे, क्या क्या चीज़ों को हमको ध्यान रखना है, उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए आप। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए। इसको समझने से आपको एक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, जो भी ये दो वेरिएबल उनके बीच में एक्चुअल रिलेशनशिप है ना, उसको समझने में आपको फील आएगा, हाँ इस तरह से कुछ इनमें आपस में रिलेशनशिप है। फर्स्ट, जैसे अब इसी को स्टार्ट करता हूं तो ये यहां तो मैं क्या करता हूं, आपको एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। ये तो है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, ये तो सिंपल लिख दिया, वाई एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस। अब हमें क्या होता है, ग्राफ का एक रूल होता है हमेशा कि ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है। तो यहां पे क्या लेना होगा, हमको लेना पड़ेगा टाइम। टाइम हमारे ये TIME, टाइम इस डायरेक्शन, इस एक्सिस पे लेंगे हम, और इस एक्सिस पे क्या लेंगे, हमेशा डिपेंडेंट लेंगे। तो डिपेंडेंट यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक्स हमारा इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, और ये ओरिजिन है। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट है। फिर देखिए वर्ड आ गया आपका रेफरेंस पॉइंट, यानी इस रेफरेंस ओ रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही हम इसको ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं। ये जो रेफरेंस पॉइंट है कोई सा भी लिया जा सकता था, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, लेकिन यहां हम क्या करेंगे, फॉर अवर कन्वीनियंस हम ओरिजिन को ही रेस्पेक्ट पॉइंट लेंगे। ओरिजिन ही आपको अपना रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है, यहां भी ओरिजिन ही रेफरेंस पॉइंट है, ये ग्राफ है। अब कंडीशंस देखिए अलग अलग। फर्स्ट, अब हमारे पास क्या दो तरह के तरीके हैं। चलो हम क्या करते हैं, पहले ग्राफ बनाते हैं और फिर बताते हैं ये कैसा रिलेशनशिप है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कैसी रिलेशनशिप है। तो जैसे कोई ग्राफ बन गया, मान लो ये, ठीक है, ये ग्राफ है, कोई भी रिलेशनशिप है, इसको हमेशा क्या कर देते हैं हम, एफ ऑफ एक्स बता देते हैं, भाई एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स में अंदर टाइम तो वेरिएबल हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट में, किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या है, स्टडी है। तो ये ग्राफ ध्यान से देखिए आप, किसका ग्राफ है, ए रेस्ट ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, रेस्ट ऑब्जेक्ट का ग्राफ है, और रेस्ट ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन इसके अंदर खासियत है एक और है, क्या है, ये है इसका x0। तो रेस्ट ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन क्या है, विथ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x0, उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x0 भी है, यानी कि ओरिजिन से वो x0 डिस्टेंस पर रेस्ट कर रहा है। तो ये हो गया ग्राफ। इस ग्राफ को देखिए क्या है, ये ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट विथ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x0, और वो रेस्ट पे है। ग्राफ से ये पता लगा, ग्राफ से हमें तीन बातें पता लगी, देखिए आप, तीन चार बातें, कुछ जो भी बातें। पहली बात तो ये, वो क्या है, ओनली टाइम में चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट पता चली वो ये है कि हालांकि वो रेस्ट पे है, लेकिन उसके पास में एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज x0। ठीक है, कर दूं मैं इसे रब, अब बाकी सब तो रहेगा कांस्टेंट इसके अंदर, ये रब हो जाएगा, ये लो जी, ये रब हो गया। अब मान लीजिए, अगर मान लो ग्राफ जो है वो क्या कर रहा है, वो इसी एक्स एक्सिस के साथ में, जो ग्राफ था हमारा वो ऊपर था, वो एक्स एक्सिस के साथ में ही अगर आपस में वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे ओवरलैप कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ग्राफ ये है, अगर मैं इसी को डार्क कर देता हूं, अभी नहीं कर रहा हूं, समझ लीजिए, और डार्क कर देता हूं, तो वो ग्राफ क्या होगा, वो भी होगा ऑब्जेक्ट इन रेस्ट
ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, ठीक है, विथ या एट ओरिजिन, ठीक है। इसके अंदर तो क्या कोई डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन इस जो ग्राफ यहां बनेगा वो ग्राफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट एट ओरिजिन, वो ओरिजिन पर ही है, ठीक है, ओरिजिन से गया ही नहीं है, ओरिजिन के ऊपर ही है, नहीं रेफरेंस पॉइंट पे ही वो ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ये क्या है, क्या है, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों के फील को समझिए आप क्या है। ग्राफ अगर ये यहां से इसके साथ में ओवरलैप कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, ऑब्जेक्ट, रेस्टिंग ऑब्जेक्ट का ग्राफ है, लेकिन कैसा है, वो वाला तो था विद इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, कुछ था उसके पास, और इसके पास में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, वो 0 पे है। तो ये सॉरी ये बी ग्राफ बन गया, दो तरह के ग्राफ हो गए। अब रब करने की, मैंने इसको डार्क नहीं किया था, है ना, तो उसको मैं बताता हूँ, सिंपल बना दिया, अभी वापस सिंपल है। अब ग्राफ बनेंगे 3 तरह के, जैसे कि मान लीजिए क्या हो गया, ग्राफ 3 तरह के नहीं, जैसे मान लीजिए ये एक ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, ये कोई ग्राफ है, ये है, ये है, ये 3 है, 3 ही मान लेते हैं, तो इसको हम क्या कह देते हैं, एफ ऑफ x1 का ग्राफ है, ये एफ ऑफ x2 रिलेशनशिप है, और एफ ऑफ x3 रिलेशनशिप का ग्राफ है, 3 रिलेशनशिप है ये, ठीक है, 3 रिलेशनशिप हैं ये। तो अब तीनों को देखिए आप, ये हैं। अब पहले तो हम क्या करते हैं, एक की बात करते हैं और फिर तीनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ग्राफ एक ही है, मैंने एक ही ग्राफ में 3 ग्राफ बना दिए, एक ही प्रकार के हैं तीनों, तीनों देखिए कैसे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और ये है। तो अब ये क्या हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट जो क्या है, कंटिन्यूस उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, कैसा इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है सी, ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन में इसका मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, और दूसरी बात हम कह सकते हैं इसके अंदर एक्सीलरेशन निल है, एब्सेंट, एक्सीलरेशन है ही नहीं। तीनों के अंदर ध्यान से देखिए आप, इसमें एक्सीलरेशन है ही नहीं। अब मैंने आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर कहा था, वहां हमने थोड़ा सा उसमें चेंज भी नहीं किया था, क्योंकि उसमें ऐसा कोई विशेष स्टडी करने की बात नहीं थी। हर ग्राफ को हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे, स्लोप और एरिया अंडर ग्राफ, स्लोप और एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ स्टडी करता हूँ, ठीक वैसे उसको भी समझ लीजिएगा, है ना, वो टाइम बचाने के लिए वहाँ नहीं कहता, यहाँ करते हैं हम, ठीक है। अब ये आपका ग्राफ है, 3 ग्राफ है आपके, ठीक है। फर्स्ट की बात हो रही थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हम केवल एक बार इसी को ले लेते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या स्टडी करनी है, सबसे पहले तो इसका स्लोप। अब स्लोप के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी वेरिएबल की, जैसे ये टी वेरिएबल, ये टी वेरिएबल है, ये पॉइंट पे यहाँ पे टी आ गया है, तो हमने क्या कर दिया, इसको ड्रॉ कर दिया। देखिए अब दोनों चीज़ें हमें स्टडी करनी है, इसका हमें स्लोप भी चाहिए और क्या चाहिए, इसका हमें एरिया अंडर ग्राफ भी चाहिए। तो किसी भी उसके अंदर एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा और वो क्या होगा, स्लोप क्या होगा, उसे हमें देखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्लोप। इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है दरअसल में ये tan थीटा, tan थीटा ये ग्राफ। तो ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ f1 क्या हो गया, स्लोप ऑफ f1, f1 ग्राफ का स्लोप क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा, तो वही tan थीटा क्या होता है, दरअसल में हम जानते हैं कि dy बाई dx होता है, और dy बाई dx क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। तो देखिए आप, हमारे पास ये जो फंक्शन है, जो फंक्शन क्या है, इस प्रॉपर्टीज के साथ में इसका ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। यानी ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन इसका निल है। तो अब वेलोसिटी इसकी क्या है, हर बार किसी भी पॉइंट पे आप dy बाई dx निकालो, उसकी जो टेंजेंट होगी ना वो हमेशा एक ही रखेगी,
ठीक है, चाहे इस पॉइंट पे निकालो, इस पे निकालो, इस पे निकालो, इस पे निकालो, यानी कि इसके पास में टेंजेंट यानी स्लोप इसका क्या है, यूनिफॉर्म है। तो देखिए इस ग्राफ से हमें पता लग रहा है कि ये स्लोप हमेशा क्या हो रहा है, f1 का हर जगह कांस्टेंट है, यानी इसके अंदर स्लोप में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब dy बाई डी एक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसकी एवरेज वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट एक स्टेडी वेलोसिटी के साथ में बढ़ रहा है। ठीक, अब दूसरी बात यहीं पे कर देते हैं। मैंने कहा था हमेशा क्या करेंगे हम, स्लोप देखेंगे ग्राफ का, और दूसरा क्या देखेंगे, एरिया अंडर ग्राफ। तो एरिया अंडर ग्राफ क्या है, ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो ये एरिया क्या हो गया, ध्यान से देखिए आप, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ, तो वो क्या है, वो है ये बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो बेस इंटू परपेंडिकुलर है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये x1 डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, x1 डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो एरिया अंडर ग्राफ क्या हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट ही होता है, ये क्या है, ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो वो क्या हो गया, हाफ बेस तो कितना है आपका t, तो t और हाफ तो हाफ हो गया, और बेस कितना है x0, ठीक है, इंटू t, t यानी टाइम। तो ये हाफ x0 इंटू t, ये जीरो टू एक्स, तो ये हो गया एरिया अंडर ग्राफ, इस ग्राफ का एरिया हो गया। और यही क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है, इसके द्वारा लिया गया डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको हाफ x0 इंटू टी को करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, इसका, इस ग्राफ का एरिया आ जाता है। ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए आप, इसके अंदर हमने क्या किया था, ग्राफ ड्रॉ किए थे, कितने रिलेशन के किए थे, 3 के किए थे। तीनों के अंदर ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ, सेकंड ग्राफ, क्या हो रहा है, इसके अंदर स्टिफनेस ऑफ ग्राफ बढ़ रही है। स्टिफनेस ऑफ ग्राफ बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। थीटा की वैल्यू बढ़ रही है ना, थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, टेन थीटा बढ़ रहा है। टेन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज इंक्रीजिंग मीन्स rate of change of velocity is increasing, rate of change of displacement is increasing। rate of change of displacement क्या होता है, velocity होता है। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, vx1 से ज्यादा है, vx2 से उससे ज्यादा है vx3। ठीक है, ये आई कहां से थी, क्योंकि tan θ1 से ज्यादा tan θ2 है, और tan θ2 से ज्यादा tan θ3 है। क्योंकि tan थीटा की वैल्यू बढ़ रही थी, इसका मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे ग्राफ की स्टिफनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी, पोजीशन यार डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ के अंदर जैसे जैसे ग्राफ की स्टिफनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे समझिए उस ग्राफ का जो वो है, क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स है, वो इंक्रीज हो रही है। तो यानी कि आप जब भी ऐसा ग्राफ देखें तो उस ग्राफ में देखिए जैसे जैसे ग्राफ सीधा होता जाए, इसका मतलब उसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, फिर दूसरी बात जो हमने देखी वो ये कि ग्राफ क्योंकि स्ट्रेट है, इसका मतलब ये ग्राफ, ये कैसी वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, यहां पे एक्सेलरेशन नहीं है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अब थोड़ा सा मैं इस ग्राफ को चेंज कर देता हूं, अगला ग्राफ लेते हैं, सी हो गया। अब मैं एक बार इन सबको मिटा दूं, सी तक हम पहुंच गए, डी में आएंगे, हम सबको मिटा दिया मैंने, चलो ये सबको रब कर दिया और इन सबको भी रब कर दिया मैंने, ये लो,
ये सब रब हो गए, ठीक है, और साथ में ये भी रब हो गया। बाकी सब तो ये कोई नहीं रहेगा, ये एक्स का डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा ही बढ़ रहा है, ठीक। चलो नाउ ABCD ग्राफ। अब डी ग्राफ क्या हो सकते हैं, स्ट्रेट ना होकर के कैसा हो जाए ग्राफ, ऐसा हो जाए। ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है, ग्राफ ऐसा हो तो क्या करेंगे, ग्राफ ऐसा हो सकता है, और चलो इसमें ना बता के मैं उसको ई ले लेंगे टाइप, ये ग्राफ ऐसा हो। तो अब ध्यान से देखिए आप, इस ग्राफ की क्या खासियत है, इसके अंदर ग्राफ क्या हो रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है। तो ये किस चीज का ग्राफ है, ये ग्राफ है ऑब्जेक्ट हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इसका विथ एक्सीलरेशन। कैसे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ एक्सीलरेशन का ग्राफ है, इसमें अंदर एक्सीलरेशन भी प्रेजेंट है। अब हम इसको अलग अलग स्टडी करेंगे कि बताएंगे कि भाई एक्सीलरेशन है या नहीं है, कि नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है, क्या है, इसको और देखना है आपको। तो अब हमारे को क्या है कि दो चीज़ों से हमेशा मतलब होगा, दो चीज़ों से हमेशा मतलब रखना पड़ेगा। मैंने हर बार बोला है, वो है बात, पहला तो पॉइंट आ गया, इसके अंदर क्या स्लोप है क्या। तो देखते हैं हम, ये पॉइंट है मान लीजिए T1, और ये पॉइंट है आपको मान लीजिए T2। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है T1 को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है x1, ठीक है। और ये T2 टाइम पे क्या हो रहा है ग्राफ, ये हो गया आपका ये T2, ठीक है। तो ये हो गया x2 और ये हो गया T2। अब हमें ये पता करना है कि भाई यहाँ पे ग्राफ क्या है, यहाँ पे स्लोप क्या है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे स्लोप क्या है। तो ध्यान से देखिए, स्लोप के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट हो गई ड्रॉ, तो टेंजेंट को हम पीछे लाए, तो ये क्या हो गया, θ1 एंगल बन गया, θ1, यानी इसके पास में स्लोप कितना है, tan θ1। अब इस पॉइंट का ग्राफ देखना है हमें, तो इस पॉइंट पे भी हमारे को क्या वो स्लोप देखना है, तो पॉइंट पे स्लोप देखा हमने, तो ये बना, ठीक है। तो अब इसको अब क्या करेंगे, फिर नीचे लाएंगे, तो ये बन गया θ2। अब आप ध्यान से देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, जब हमने दो पॉइंट के ऊपर इसके स्लोप को देखा, तो स्लोप की क्या हो रही है, स्टिफनेस बढ़ रही है। स्टिफनेस बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, यहां पे जो dx1/dt था वो लेस देन है dx2/dt2 से, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहां पर इस पॉइंट की, x1 पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से ज्यादा है। अब वेलोसिटी में यहां क्या हो गया, चेंज आ गया, चेंज आ गया, इसका मतलब क्या है, यहां पे एक्सीलरेशन हो रहा है, एक्सीलरेशन प्रेजेंट है। इसलिए मैंने कहा था ये ऑब्जेक्ट हैज, चलो थोड़ा इंग्लिश चलती है, फिजिक्स में साइंस में इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हैविंग या हैज NUM, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है विथ एक्सीलरेशन, इसके अंदर एक्सीलरेशन है, ठीक है, इसके अंदर एक्सीलरेशन प्रेजेंट है। स्लोप की सेंस में देख लिया, फिर हमें क्या होता है, एरिया के सेंस में देखना है। तो अगर हम इसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड की बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे, स्लोप के नीचे जो एरिया है, उस एरिया के द्वारा हम इसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन का वो बन जाएगा, ठीक है। वो एरिया एक अलग नई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, और दरअसल में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कोई रिलेशनशिप हमारे को पता नहीं है, हमने क्या किसी को मेजर नहीं किया है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ है, उसके नीचे जो एरिया बनेगा ना, वो एरिया क्या है, हमारे जो एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, एरिया अंडर ग्राफ एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, वो उससे हमारा कोई पहचान ही नहीं है, हमको कोई मतलब ही नहीं है, हमने अब तक पढ़ा भी नहीं है कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट और एरिया के क्रॉस प्रोडक्ट से बनती हो। तो इस वजह से हम एरिया अंडर ग्राफ यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे, हमें यहाँ पे एरिया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैसी रिलेशन हमने पढ़ी नहीं है। तो बात खत्म कर दूं इससे
एरिया अंडर ग्राफ हमें मतलब नहीं है। और जो एक्सेलरेशन था वो क्या था, डी एक्स वन बाई डी एक्स टू क्या है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है डी एक्स टू बाई डी, ये ध्यान आपको देना है। क्योंकि थीटा देखिए आप ध्यान से, इस पॉइंट पे क्या था, ग्राफ इस तरह से था, तो ये इसके अंदर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, इसका मतलब डी वाई जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ रही है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन का केस है, नॉन यूनिफॉर्म विथ एक्सीलरेशन का केस है, इसमें एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक, बस कांस्टेंट है या वेरिएबल है ये पॉइंट अभी हमारा नहीं, बस ये क्या है, एक्सीलरेशन प्रेजेंट है, अभी हमें इतना ही ध्यान देना है। ओके, इन सबको रब कर दूं मैं। अब एक नया ग्राफ लेते हैं। देखिए ग्राफ से क्या क्या चीजें आ रही है, क्या क्या समझने को मिल रहा है। यानी कि हमें किसी की आवश्यकता है कि हम ग्राफ से भी बता सकते हैं कि कोई भी दो ये ऑब्जेक्ट और टाइम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये ऑब्जेक्ट कैसे मूवमेंट कर रहा है, कैसे इसमें मोशन हो रहा है। अब ग्राफ फिर वापस ड्रॉ करते हैं, ये आपका t और ये आपका x। अब देखिए ग्राफ, पहले जो ग्राफ बनाया था वो मैंने बनाया था ऐसा था ना ग्राफ। अब मैं ग्राफ बना देता हूं वो है ऐसा। ग्राफ ऐसा भी तो बन सकता है, कोई रिलेशनशिप ऐसी भी तो बन सकती है, रिलेशनशिप तो कैसी भी बन सकती है। ठीक है, ये है ग्राफ ऐसा। तो अब ये ग्राफ कैसा है, वहां मैंने आपको बता दिया था ऑब्जेक्ट विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, विथ एक्सेलरेशन था। अब यहां मैं एक बार आपको बताता नहीं हूं, अब हम थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। तो उल्टा चलने के लिए हमें क्या करना है, ग्राफ को स्टडी करना है। वहां मैंने ग्राफ से पॉइंट निकाले थे, अब यहां हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट्स निकालेंगे फिर ग्राफ बताएंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, हमेशा जब भी ग्राफ को स्टडी करना है, मैंने आपको बताया दोनों चीजों को स्टडी करना है। पहला तो है एरिया अंडर ग्राफ और दूसरा है ग्राफ के कोई भी पॉइंट्स के ऊपर स्लोप आपको मेजर करना है। तो एरिया, क्योंकि हमारे को इन दोनों का नीचे से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई क्वांटिटी होती नहीं है जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशनशिप प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। एरिया में क्या होता है, देखो एरिया में हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कोई मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं। तो अब ये हमारे को क्या है, स्लोप से मतलब है। स्लोप से मतलब है तो हमें क्या, दो पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट है T1 और ये पॉइंट हो गया आपका T2। तो अब इसका क्या है, x1 है यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स और इसका कोऑर्डिनेट्स है x2। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा था। ग्राफ का स्लोप देखिए ऐसा है। ठीक है, वो ग्राफ कैसा था, ऐसा था। ध्यान दीजिएगा, देखिए ऐसी शेप, ये शेप, ठीक है, और ये ऐसी शेप है। तो अब इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आता है, ये मोशन कैसा है ये समझना है। तो समझने के लिए हमारे को स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए क्या किया, ये यहां पे आपने वो ड्रॉ कर दी, टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और इस पॉइंट पे भी हमने क्या कर दी, टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये टेंजेंट एक बार टेंजेंट ही लिख देता हूँ, ये टेंजेंट 2 है और ये टेंजेंट 1 है। ठीक है, दो टेंजेंट हमने दो पॉइंट के ऊपर ड्रॉ कर दी है। अब हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया तो इन टेंजेंट का एंगल भी तो निकालना पड़ेगा। एंगल निकालने के लिए ध्यान से देखिए आप, हमारे को इनको क्या करने का, नीचे की तरफ लाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे लाना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस पे हम लाएंगे तो ये देखिए इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो ये ग्राफ मिल ही नहीं रहे, तो ये क्या करेंगे, कहीं पीछे मिलेंगे। ठीक है, तो पीछे मिलेंगे तो ये वाली टेंजेंट तो क्या हो जाएगी, ये यहां से आते 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 यहां मिलेगी, ये टेंजेंट यहां मिल गई। ठीक है, और ये वाली टेंजेंट क्या है, आते 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 ये यहां मिल गई। तो यह एंगल कितना बना, θ1, और यह एंगल बना कितना, θ2। ठीक है, θ1 θ2, ये एंगल इस साइड में बना है अभी। ठीक है, ये बना। अब होता है tan थीटा। tan थीटा एक्चुअल में होता है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस ध्यान से देखिए आप, इस ओरिजिन, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन था, तो इस रेफरेंस पॉइंट में तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ये होती थी, लेकिन यहां पे क्या है, इस एक्सिस की डायरेक्शन इधर है, तो हमें इस एंगल से मतलब नहीं है।
कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी, ये दोनों वेक्टर है, देखिए अभी है ना, दोनों अभी इस समय दो एक्स एक्सिस एक रे है ना, ये भी वेक्टर है, और वो जो ग्राफ है टेंजेंट है वो भी एक वेक्टर है, दोनों को डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में एंगल हमें ध्यान देना है। तो अब हमें क्या उस एंगल से मतलब नहीं, इस एंगल से मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इसका एंगल ध्यान से देखिए आप, ये बना है, इसे हम बोल देंगे φ2, और इधर बना एंगल बना है क्या, ये φ1। तो यहां पे ध्यान दीजिए, स्लोप ऑफ जो ये ग्राफ के जो पॉइंट थे उस स्लोप को ये दो एंगल डिसाइड नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एंगल हमेशा क्या होता है, एंगल जो बनता है उसके अंदर दो रेज होती है, उनकी वो क्या होती है, आपस में उनके टेल पॉइंट जो होते हैं ना, वो क्या होने चाहिए, टेल पॉइंट एक दूसरे से, एक सिंगल पॉइंट से टेल पॉइंट मिलने चाहिए। तो ये इधर तो क्या करता है, ये एक्स एक्सिस ऐसे एरो शो करती है, एरो का टेल इधर, एरो इधर शो कर रहा है, तो ये इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये तो टेंजेंट तो हो गई इस तरह से, टेंजेंट का तो ये, और ये इसका हो गया ऐसे, तो ये एंगल नहीं हुआ। अब हमें क्या होना चाहिए, दोनों कोई भी एंगल बनने के लिए, देखो एंगल हमेशा कैसा होता है, देखिए वापस मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, एंगल हमेशा इस तरह से होता है, ये दो वेक्टर के बीच में एंगल होता है, ठीक है, एंगल हमेशा दो वेक्टर के बीच में होता है, जिसके अंदर ये पॉइंट क्या होता है, दोनों के टेल पॉइंट मिल रहे होते हैं दोनों वेक्टर के। तो यहां ध्यान से देखिए आप, अगर हम इस एंगल को ये करते हैं तो यहां पे टेल पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, टेल पॉइंट इस तरह से मिल रहे हैं, तो यहां टेल पॉइंट मिल रहे हैं, तो हमारे स्लोप ऑफ द एंगल क्या हो गया, टेंजेंट और एक्स एक्सिस में ये φ2 हुआ और यहां φ1 हुआ। ये आप हमेशा दिमाग में ध्यान रख लीजिएगा। जब भी आपको एंगल किसी ने पढ़ाया होगा तब आपको बताया होगा कि एंगल हमेशा क्या होगा, इस तरह से होगा, जिसके अंदर क्या होता है, एंगल के अंदर जो पॉइंट होते हैं ना, वो वर्टिसेस क्या होती है, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का वेक्टर का टेल होता है, यानी कि एरो से नहीं मिल सकते, यानी कि अगर ये और ये है तो ये एंगल नहीं है, ठीक है, तो ये एंगल नहीं है। अब इस एंगल को बनाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ले देना पड़ेगा, तो ये एंगल दोनों के बीच में ये हुआ, ठीक है। कोई भी दो एरो के बीच में एंगल अगर हमें बात करना है इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है तो नहीं माना जाएगा, वो एंगल ये माना जाएगा, यानी कि दोनों एंगल की क्या होनी चाहिए, टेल पॉइंट क्या होने चाहिए, एक दूसरे पे ओवरलैप करने होने चाहिए, टेल पॉइंट से निकलने चाहिए रेज, तभी उनके बीच के एंगल को, जो बना एंगल है उसे हम उन दोनों के बीच का एंगल मानेंगे। तो ये एंगल क्योंकि टेल पॉइंट में नहीं था तो हमें इसकी बात नहीं करेंगे, ये θ2 एंगल है ही नहीं, θ2 कोई एंगल है ही नहीं, यानी θ1 भी कोई एंगल है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे जो रेस थी उन रेस के टेल पॉइंट पे नहीं कर रही, तो एंगल यहां पे θ1 और θ2 बनेगा। तो हमेशा करेक्ट कर लीजिएगा, वेक्टर जब पढ़ेंगे तब भी ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आएगी, बहुत से रोटेशनल मोशन के अंदर और पता नहीं कितनी जगह के एंगल आपको कौन सा वाला लेना है, वहां आपकी हेल्प कौन करेगा, ये ओरिजिन पॉइंट ही हेल्प करेगा, यही डिसाइड करेगा कि कंफ्यूजन आएंगे, ऐसे कंफ्यूजन हमेशा आएंगे, कभी अब एंगल है कौन सा भाई, ये है कि ये है, जैसे कि मान लीजिए ये है, अब ठीक है, अब इसके अंदर एंगल मेजर करना है तो बताइए एंगल ये वाला है या ये वाला है, ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है ना, ये कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका ये है कि हमें क्या होना चाहिए, ये पता होनी चाहिए, जब तक इनके एरो पॉइंट नहीं पता है हम ये बता नहीं सकते। जब हमारे पास में एरो पॉइंट आ गए तो यहां पे एंगल बन गए दो, एक एंगल बन गया इस तरह से क्लॉकवाइज और एक बन गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर वो यूनिफिकेशन सिस्टम, तो हमेशा क्या होता है यूनिफिकेशन सिस्टम से एंगल हमेशा एंटी एंगल क्या होता है, यानी कि यहां से ओरिजिन से स्टार्ट होगा और जनरली ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है, तो हमेशा क्या होगा, एंगल यही माना जाएगा। ये इस तरह के कुछ है, धीरे धीरे और जैसे जैसे हम एग्जांपल्स आएंगे तब समझेंगे। अभी हाल फिलहाल आप फर्स्ट कंसेप्ट ये समझ लिए, एंगल बनने के लिए दोनों रेज का एक कॉमन उनका जो टेल पॉइंट है वो आपस में मिलना चाहिए, तो एंगल इनका स्लोप ये एंगल नहीं होगा, दरअसल में ये एंगल और ये एंगल होगा। तो अब आप ध्यान से देखिए आप क्या हो रहा है, ये एंगल से ये एंगल बड़ा है, बड़ा कौन सा होगा, कैसे बड़ा है पता चल रहा है आपको, तो दरअसल में क्या है, ये एंगल क्या होगा,
अगर हम इसकी टर्म्स में बात करें, अभी इसके टर्म्स में समझने के लिए, ओनली समझने के लिए बात करते हैं, तो देखिए थीटा 1 क्या है, फाई 1 इज 180 माइनस थीटा 1 है, और ये फाई 2 क्या है, 180 माइनस थीटा 2 है। अब क्योंकि इस ग्राफ इसकी या रेज की स्टिफनेस घट रही है, स्टिफनेस देखिए ध्यान से आप, ये पहले ऐसे था और ये ऐसे स्टिफनेस घट गई, इसका मतलब क्या है, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2 से ज्यादा है। जब थीटा 1 थीटा 2 से ज्यादा है, इसका मतलब इन दोनों में रिलेशनशिप क्या हो गई, थीटा 2 इज लेस देन थीटा, नहीं सॉरी, फाई 2 इज लेस देन फाई 1, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, स्लोप जो है, जो कि टेन थीटा फाई 2 और फाई 1 है, ये घट रहा है, स्लोप इसका मतलब घट रहा है, घट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये ग्राफ किसका है, इसमें ग्राफ में क्या हो रहा है, जो स्लोप है जो कि डी एक्स बाई डी टी है, यानी वेलोसिटी है, इसका मतलब वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी घटने वाले को हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। यानी कि अब देखिए आप, जब हमने इस ग्राफ का स्लोप स्टडी किया तो हमें इस ग्राफ की आइडेंटिफिकेशन आई, वो क्या आई, इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट है विथ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये बोल सकते हैं। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ। केवल हमने x और t के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करते हुए ग्राफ के स्लोप को स्टडी करके ही बता दिया कि ये ग्राफ, यहां पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्चुअल में नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो कर रहा है, विथ रिटार्डेशन कर रहा है। ये हो गया, ठीक है, रब कर दूं मैं, हो गया क्लियर आपको। दोबारा देखिएगा इस वीडियो को, और जैसे जैसे हम इन्हीं बातों को दोबारा स्टडी करेंगे, दोबारा देखेंगे, फिर और समझ में आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब इस तरह से होगा तो ये एंगल ये नहीं होगा। अब यही बात देखिए, इंपॉर्टेंस है कंसेप्ट। अगर आपने एंगल के कंसेप्ट को वहां समझा होता, उसी को यहां कैरी फॉरवर्ड किया होता, तो यहां समझने में कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो अब जब भी एंगल ड्रॉ करोगे, एंगल हमेशा दोनों की रेज क्या होनी चाहिए, दोनों की रेज एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होनी चाहिए। और यही कंसेप्ट आपको वेक्टर्स में काम में लेना होगा, हर जगह काम में आएगा वेक्टर में। जब भी वेक्टर्स के बीच में एंगल को हम मेजर करेंगे, तब इसी कंसेप्ट के साथ करेंगे, वरना हमारा एंगल का सारी कैलकुलेशंस रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि हमने जब दो वेक्टर के बीच का एंगल ही मेजर ढंग से नहीं किया, तो हम वेक्टर की वैल्यू कहां से फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर का में तो पूरा खेल ही एंगल का है। तो इसी कंसेप्ट को हम वहां भी स्टडी करेंगे, तब भी फिर आपको मैं ये रिवाइज कराऊंगा, दोनों ये बात रिपीट होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रब कर दूं मैं, यानी कि हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर ऑब्जेक्ट विथ रिटार्डेशन भी स्टडी कर लिया। अब आते हैं कुछ एक ग्राफ हैं, अजीबोगरीब से ग्राफ बनते हैं। जैसे ये है आपका वही टी और ये एक्स। अब देखो कुछ अजीबोगरीब से ग्राफ बनाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए क्या है, ये ग्राफ बन गया, ये फंक्शन। क्या ये ग्राफ क्या बताता है, ये ग्राफ क्या बताता है भैया, कि ये ग्राफ ये बता रहा है कि टाइम में चेंज हो नहीं रहा है, टाइम में चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है। तो ये तो भैया प्रकृति के नियम के खिलाफ है। एक ही टाइम पे एक ऑब्जेक्ट दो जगह नहीं हो सकता। इसका मतलब तो क्या हो गया, क्लोनिंग हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, क्लोनिंग हो गई। इसके अंदर क्या है, एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट यहां भी प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है। तो ये तो भैया जब तक क्लोनिंग हो तो ही संभव है। क्लोनिंग इस दुनिया में, मतलब क्लोनिंग, और वो भी मल्टीपल क्लोनिंग, है ना। तो ये तो वो वाला ग्राफ, तो ये तो रक्त बीज राक्षस बन गया, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल ग्राफ है, ठीक है। फिर कुछ एक ग्राफ है, जैसे मान लीजिए ये ऐसा ग्राफ है, ये भी संभव नहीं है, ठीक है। ऐसा ग्राफ है, ये भी संभव नहीं है, सडन चेंज वाले, ये कुछ एक ग्राफ इस तरह से भी होते हैं। तो ग्राफ को देख के भी हम बता सकते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल ग्राफ है। तो लास्ट कैटेगरी क्या बन गई हमारी, ई, इम्पॉसिबल ग्राफ। इम्पॉसिबल ग्राफ यानी कि कुछ एक ग्राफ जो होते हैं वो इम्पॉसिबल होते हैं और उन्हें हमें
केवल उनकी इतनी इंपॉर्टेंस है, उनको देख कर भैया ऐसा तो संभव ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है कि किसी ने अगर एक टाइम के साथ में कोई डिस्प्लेसमेंट हो गया और अचानक उसमें उठपटांग परिवर्तन हो जाए तो वो संभव नहीं है। तो इनको हम ज़्यादा वेटेज ना देंगे, बस इतना समझ लीजिए कि इस तरह के ग्राफ कुछ इम्पॉसिबल ग्राफ होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने स्टडी कर लिया। अब आते हैं हम सेकंड पेयर जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला ग्राफ, स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वही ग्राफ येलो सा ये बना दिया हमने, छोटा सा बना दिया। ठीक है, वेलोसिटी, इसके अंदर ये वेलोसिटी है और ये क्या है, टाइम है। वेलोसिटी टाइम है। अब इसमें वही आपका सबसे पहले सीधी सी बात है, वही स्ट्रेट ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, एक फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है f1 फंक्शन है। तो अब इस ग्राफ को हम स्टडी करेंगे तो ये क्या होगा, ध्यान से देखिए आप, क्या है इसमें, इसके पास में क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट रह रही है। तो ये दरअसल में किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म मोशन यानी वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, और क्या है, वो है, दे लेते हैं अपन u से रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी वही होती है ना, ये u इसके पास में एक कांस्टेंट है, उसके साथ का ग्राफ, u v कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात आती है कि मैंने आपको कहा था हमेशा जब भी ग्राफ होगा 2 पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट तो है इसका स्लोप। स्लोप इसका क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए आप, ये ठीक है, 10, इसका एंगल इसके साथ में क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, tan 0 मतलब tan 0 0 होता है, इसका मतलब इसका स्लोप 0 है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, v बाई टी, डी बाई डी टी एब्सेंट है, 0 है, डी बाई डी। देखिए हमने स्लोप, अब हर बार देखिए स्लोप और एरिया को स्टडी करेंगे। तो ये डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है, c, सॉरी 0 है, तो इसका मतलब इसके अंदर एक्सेलरेशन एब्सेंट है इस ग्राफ से। दूसरी बात आती है वो ये है कि अब एरिया अंडर ग्राफ, तो ये एरिया अंडर ग्राफ के अंदर ये हमने क्या कर दिया, किसी भी एक पॉइंट पे कर दिया, ये लो साइड, ये टी पॉइंट पे हमने इसका एरिया अंडर किया, तो इसका एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया यू टी, यू इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, अब हमने जो पिछले ग्राफ किए थे उसके अंदर बात आ रही थी कि भाई डिस्प्लेसमेंट और टाइम के नीचे, ग्राफ के नीचे का एरिया, तो क्या है कि उनके डिस्प्लेसमेंट और टाइम के प्रोडक्ट से एक विशेष ही प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी का जन्म होता है, जो हमें, जिसको हम अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं, जो भी बन रही है वो हमारी पॉइंट ऑफ स्टडी में नहीं है, लेकिन ये तो है U और T। तो U और T का जो प्रोडक्ट है वो तो हमारे, जो बनने वाली फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारे लिए काम की है, तो वो दरअसल में क्या है, वो कुछ भी नहीं है, वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ut, यानी वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के अंदर जो नीचे एरिया होगा वो हमेशा क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वेलोसिटी और ये, अब यानी कि क्या है, क्योंकि ये तो क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ था, तो इसके अंदर तो एरिया यूटी हो गया, लेकिन यही कंसेप्ट क्या होगा आपका हर ग्राफ पे लागू होगा। कैसा भी ग्राफ हो उसके नीचे एरिया आपको क्या करना है, जो एरिया होगा वो क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। पीछे जो हमने पढ़ा था वहां पे हमारे को एरिया से मतलब नहीं था, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी कुछ अलग ऐसी आ रही थी जिसको हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां ऐसी आ रही है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, वो है डिस्प्लेसमेंट। अगर जैसे ही हमने क्या किया, इसके स्लोप की बात की तो वो स्लोप है एक्सीलरेशन, और जैसे ही एरिया की बात की तो वो एरिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए आप, ये यूनिफॉर्म मोशन का है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, a0 कांस्टेंट वेलोसिटी है, और दूसरा क्या हो गया, एरिया x इज इक्वल टू ut। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एरिया हमेशा वेलोसिटी इंटू टाइम होगा।
अब कोई, अब ये इनिशियल या फाइनल है क्या, कोई है ही नहीं भैया, ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है। वीटी भी कर सकते थे इसको, या वी एवरेज इंटू टी भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये तीनों एक ही बात है, वीटी लिखता हूं तो भी एक ही बात है, और वी एवरेज इंटू टी करता हूं तो तीनों क्या है, बात एक ही है। या अगर वी इंस्टेंटेनियस इंटू टी करता हूं तो भी एक ही बात है। क्यों एक ही बात है कि ये बात भी ध्यान रखिएगा आप, ये कंसेप्ट भी ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो u इंटू टी कहते हैं तो भी एक ही बात है, v इंटू टी कहते हैं तो भी एक ही बात है, और v एवरेज इंटू टी कहते हैं तो भी वही बात है, और v इंस्टेंटेनियस इंटू टी कहते हैं तो भी एक ही बात है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन की एक खासियत होती है, उसके अंदर चारों, इनिशियल वेलोसिटी भी वही होती है, फाइनल भी वही होती है, एवरेज भी वही होती है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी उसकी वही होती है। चारों वेलोसिटीज एक ही रहती है, उनमें कोई चेंज नहीं आता। यह है यूनिफॉर्म मोशन की खासियत। अब हम क्या करेंगे, जब भी यूनिफॉर्म मोशन पढ़ें तब हमारे को क्या करना है, इस बात पे ध्यान देना है कि उस यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ये चारों चीजें एक ही होती हैं, ये याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है, चारों एक ही होती है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम, इस यूनिफॉर्म मोशन को यहां से मिटा देते हैं। ये यूनिफॉर्म ए पार्ट हो गया, चलो ए हो गया, और ये हमने इसको भी रब कर दिया। अब हम बात करते हैं ग्राफ की, अब ग्राफ की बात करते हैं, ये यू था ना। अब अगर कोई ग्राफ ऐसा हो जो बिल्कुल इसके साथ टी के साथ में क्या कर रहा हो, वो कर रहा हो, क्या बोलते हैं उसको, ओवरलैप कर रहा हो, तो वो ग्राफ क्या होगा, दरअसल में रेस्ट पोजीशन का ग्राफ होगा, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट पोजीशन। क्यों? क्योंकि उसके पास में u जो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, इनिशियल कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मैं ग्राफ यहां अगर ओवरलैप करता हुआ कर देता हूं तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑब्जेक्ट का ग्राफ हो जाएगा। उसको छोड़ते हैं, अब हम बात करते हैं ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट। कोई भी फंक्शन है, ये जो भी इनके जो फंक्शन है इसके, ये स्ट्रेट है। तो अब फिर आपसे मैंने ये कहा, जैसे ही कोई ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है, इसके स्लोप पे ध्यान देना है। स्लोप वही tan थीटा। अब स्लोप इसका क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका स्लोप कांस्टेंट यानी tan थीटा कांस्टेंट है। tan थीटा कांस्टेंट है यानी dv बाई dt कांस्टेंट है। dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये क्या कैसे हो गया, ऑब्जेक्ट विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है, लेकिन कैसा है, विथ कांस्टेंट ए है। इसके अंदर ए क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये टी टाइम के ऊपर क्या हो जाएगा, ये नीचे इस तरह से आ जाएगा, तो dv बाई dt हो गया। तो इसके हमने ने इससे क्या स्टडी किया कि इसके नीचे का जो एरिया है वो एरिया, सॉरी, जो स्लोप है उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब यही ग्राफ अगर इस तरह से हो जाता, स्टिफनेस बढ़ जाती, इसका मतलब दोनों ग्राफ क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ही हैं, लेकिन इसकी स्टिफनेस ज्यादा है यानी कि इसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है यानी कि tan थीटा ज्यादा है, tan थीटा ज्यादा है यानी dv बाई dt ज्यादा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे ज्यादा है। F1 इफ f ग्राफ की तुलना में, F1 की तुलना में F2 ग्राफ की का एक्सेलरेशन ज्यादा है, लेकिन ये है भी कैसा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन F2 का F1 से ज्यादा है, स्टिफनेस बढ़ते ही। और ये फिर स्टडी हो गई, ठीक है। अब अपन इसी के अंदर एक बी ऑब्जेक्ट और लेते हैं, देखिए आप, इसको रब कर दूं मैं। ग्राफ है कुछ इस तरह से, ये यहां से स्टार्ट, ऐसा ग्राफ है मान लीजिए, ये तो क्या है v, ये आपको t को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ इस तरह से है, ठीक है। तो ठीक है, अब इसको हमको स्टडी करना है। तो ये ग्राफ किसका है, ध्यान से देखिए आप, पहले तो ये कैसा है, वही कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। फिर दूसरी बात इसके अंदर क्या है, विथ इनिशियल वेलोसिटी, इसके पास में इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो रही है, देखो इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन इसके पास क्या, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो ये मान लीजिए ये u है, इसके पास कोई भी सिंबल दे सकते थे पर हमने u दे दिया, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u प्रेजेंट है, पहली बात। दूसरी बात,
इसके पास में एक्सेलरेशन है जो कि क्या है, ए है, ए एक्सेलरेशन इसके पास में है। तो ए हम जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है, टेन थीटा होता है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, dv बाई डी एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे का एरिया निकालेंगे तो वो दरअसल में क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। इसके नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, जिसको मैं अभी यहां नहीं निकालूंगा। इसे कहां निकालूंगा, मैं इसे वहां निकालूंगा जहां पे हम क्या करेंगे, इक्वेशंस, काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो इक्वेशंस है, ठीक है ना, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है, उनको हम ग्राफ के द्वारा ड्राइव करेंगे तब निकालेंगे। रिपीट हो जाएगी ना बात, इस वजह से यहां मैं नहीं निकाल रहा हूं, बस इतना समझ लीजिए कि ये ग्राफ ऐसा है, ठीक है। तीसरा तो फिर मैं इन्हें फिर रब कर देता हूं, क्योंकि हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, ठीक है, कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, बाकी सारी बातें रिपीट हो ही रही है, कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं, ग्राफ को और स्टडी करते हैं। ये लो, ग्राफ हो गया, ठीक। यहां क्या था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन था इस ग्राफ में, अब ग्राफ है ऐसा। अब ये ग्राफ कैसा है, वेलोसिटी टाइम का रिलेशनशिप है, ध्यान रखिएगा, आप देखिए वेलोसिटी टाइम का रिलेशनशिप है। तो अब हमें क्या है, वही बात है कि अब आपको इससे क्या है, आपको स्लोप का ध्यान देना है। तो स्लोप ध्यान देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, इसका ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये टेंजेंट क्या है, यहाँ आके बना, तो ये एंगल बन गया थीटा 1 एंगल बन गया। तो इसका थीटा 1 स्लोप है इसके पास में, ठीक है। तो इसका मतलब इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेन थीटा 1 निकालना है इस ग्राफ का। तो टेन थीटा 1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्राइंगल ले लिया, राइट ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। टेन थीटा 1 की वैल्यू निकालनी है तो राइट ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, राइट ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। तो अब आपको क्या है इसके अंदर, चलो थोड़ा सा इसको, ग्राफ को थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं फिल्म, है ना, ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इससे भी हम कर सकते हैं, पर एक बार थोड़ा सा ग्राफ को सिंपल बनाते हैं। कि जैसे ये ग्राफ है कुछ ऐसा है, मान लीजिए, ठीक है। अब आपका क्या है, ये आपकी टेंजेंट ड्रॉ हो गई थी, ये यहाँ पे बना थीटा 1, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया था, देखिए अभी वजह बताता हूँ, इस ग्राफ को चेंज क्यों किया ये भी मैं समझा देता हूँ। तो ये आपके टेंजेंट है, अब ये टेंजेंट है, तो ये आपके क्या, इसके लिए आपका इसका स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये हमने राइट ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल बना दिया। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये T1 और T2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, निकालने के लिए T1 और T2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरी क्या आवश्यकता पड़ेगी, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इन पॉइंटों की भी आवश्यकता पड़ेगी, भाई ये पॉइंट कौन सा है और ये पॉइंट कौन सा है, ये हो गया आपका V पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब इसका स्लोप ध्यान से देखिए आप, दरअसल में क्या होगा, स्लोप यानी कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू दरअसल V माइनस यू क्या थी, जीरो थी, ये V माइनस यू तो कुछ नहीं थी, यहाँ ये जीरो थी, अपॉन T2 माइनस T1, ये है स्लोप इसका, यही है ना इसका स्लोप। तो ये स्लोप, ये क्या हो गया, u यहाँ पे क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो थी, या जीरो भी नहीं थी, चलो इसको क्या कर देते हैं, अगर यहाँ कर देते हैं तो ये u यहाँ आ जाती है, ये लो सा, इस पॉइंट पे u हो गई। तो यानी v माइनस यू अपॉन T2 माइनस T1, ये हो गया इसका ग्राफ का स्लोप। अब इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, इसके पॉइंट के अंदर क्या है, इसके पास u और t है, तो ठीक है, तो ये T1 और T2 है, तो इसका स्लोप हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T2 माइनस T1, यानी कि इसके पास में एक स्लोप है। और अगर हमने इस पॉइंट पे किसी और पॉइंट पे स्लोप बनाया तो वो स्लोप क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है विथ वेरिएबल एक्सीलरेशन। टेन थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, देखिए यहाँ पे स्टिफनेस इसकी ये थी और इसकी स्टिफनेस बढ़ गई है, तो ये θ1 θ2 इंक्रीज हो गया है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम ग्राफ में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, θ1 स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर एक्सीलरेशन बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है ही है, लेकिन यहां पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, विथ एक्सीलरेशन है, यानी विथ इंक्रीज इन एक्सीलरेशन है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन में इंक्रीज हो रहा है, यानी dv बाई डी टी, dv1 बाई डी टी वन इज लेस देन dv2 बाई vt2 है। यहां पे क्या है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सीलरेशन की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि इस तरह का अगर कोई ग्राफ हो तो उस ग्राफ से हमें क्या पता लगेगा कि इसके अंदर क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। फिर दूसरी बात, एक्सीलरेशन इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है। अब ठीक ऐसे ही इसका उल्टा ग्राफ बन जाएगा। अगर ये मान लीजिए ये ग्राफ ऐसा ना होकर के ये इस तरह की शेप ना लेके ये इस तरह की शेप लेगा, तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा, सेम वही ग्राफ उल्टा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, लेकिन वो कैसा है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा, या उसको क्या कहेंगे, रिटार्डेशन। यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ रिटार्डेशन का ग्राफ है, तब ये ग्राफ रिटार्डेशन को बताएगा। पता कैसे करेंगे, वही सेम तरीका है, इनके दोनों के दो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पे हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। स्लोप उनका क्या होगा, नेगेटिव आएगा, स्लोप इधर उस साइड में आएगा, उनकी वैल्यू घट रही होगी। ठीक है, उनकी वैल्यू घट रही होगी, इस वजह से वहां से हम देखेंगे जैसे हमने पीछे स्टडी किया था, ठीक वैसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा, तो ग्राफ से आपको पता लगेगा कि वो रिटार्डेशन का, इस तरह से ग्राफ तो रिटार्डेशन का ग्राफ है। ठीक है, और अब हम क्या कर सकते हैं, वही कुछ एक इम्पॉसिबल अजीबोगरीब से ग्राफ भी इससे पता लग जाते हैं हमारे को। जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी ऐसे हो रही है v और ये t है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर टाइम में चेंज हो ही नहीं रहा है तो भी वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी एक ऑब्जेक्ट एक ही समय में अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल नहीं कर सकता है, तो ये इम्पॉसिबल ग्राफ है। तो कुछ अजीबोगरीब से ग्राफ ही बनते हैं जिनको देख करके हम बता सकते हैं कि ये इम्पॉसिबल ग्राफ है, ऐसी कोई रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब आ जाते हैं हम तीसरी उस पर आ जाते हैं। तीसरा है वेलोसिटी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, वही, ठीक, ये t और ये एक्सीलरेशन आपका। ठीक है, इसमें ज़्यादा वो नहीं बनेंगे, ग्राफ तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन हम उन्हीं ग्राफ्स को पढ़ेंगे जिनसे मिलने वाली रिलेशनशिप हमारे सब्जेक्ट में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हो गया ये, ठीक है, ये तो ऐसा ग्राफ है, तो इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो ऐसा ग्राफ, ऐसा कोई हम पढ़ते हैं क्या, पढ़ते नहीं, पीछे ही पढ़ चुके हैं, वो है जी कांस्टेंट होता है, टाइम के साथ साथ जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट रहती है। जब हम क्या कर रहे हैं, एक लिमिटेड हाइट में ही इनको स्टडी कर रहे हैं। हाइट देखिए लिमिटेड, यानी जी इसके अंदर थोड़ा सा एक और लग गया, लिमिटेड हाइट, लिमिटेड डिस्प्लेसमेंट के साथ ही लिमिट लगा दी हमने, लिमिटेड डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये जी क्या होता है, कांस्टेंट मान लिया जाता है। तो ये कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यानी कि एक्सीलरेशन यहां पे कांस्टेंट है। अब आपका दूसरा हो गया, अगर
नॉन यूनिफॉर्म विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये हो गया आपका। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, विथ इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन है, ग्राफ विथ इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन है, लेकिन इंक्रीज क्या है इसके अंदर, कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन के अंदर कांस्टेंट इंक्रीज है। और फिर इसी को यही स्टडी कर देते हैं, ये ग्राफ क्या हो गया, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन